Okay, so welcome to the last passage of CLAT 2021 finally of English aptitude section. And tomorrow onwards we are starting with 2023 paper का sample paper that is officially given by NLU consortium. But remember one thing, today what we are finishing off is something very crucial because the passage is quite important in perspective of legal and administrative studies. यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी इकोनॉमी की जो कोरोना के बाद बहुत फेमस हो गया है, दैट इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी. यस, द पैसेज नंबर 6 किस बारे में? गिग इकोनॉमी. इसका जस्ट प्रीवियस जो पैसेज है उसकी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, दैट आई विल गिव यू टू यू डायरेक्टली. वो इजी पैसेज, यू कैन सॉल्व इट. दिस पैसेज एक्चुअली हाइलाइट्स समथिंग वेरी न्यू इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक एज वेल एज आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक. जिसको गिग इकोनॉमी वर्ड समझ में नहीं आया ना, उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा. समझाता हूं क्या होता है. गिग मतलब टास्क, गिग मतलब ड्यूटी. तो बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट गिग डू यू हैव, मतलब व्हाट ड्यूटी व्हाट टास्क डू यू हैव. तो आजकल क्या हो रहा है, ये गिग इकोनॉमी स्लैंग में इतना फेमस हो गया. गिग नाम का एक वर्ड होता है जो कि ड्यूटीज के लिए हम काम में लेते थे. आजकल फ्रीलांसर्स बड़ा यूज करते हैं इस वर्ड को. फ्री प्रोजेक्ट लेते हैं, उठाते हैं कहीं से, करके देते हैं, किसी को अच्छा लगता है फिर वो पैसे देता है उस प्रोजेक्ट के, फिर करके देते हैं. तो बेसिकली एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट अगर बन जाए तो हर वर्कर के नीचे उसकी गिग्स लिखी हुई होती है कि इसने 50 गिग्स पूरी कर ली, इसने 500 गिग्स पूरी कर ली. तो तुमको रिलायबिलिटी बढ़ती है उससे. जो एकदम फ्रेशर होता है उसकी 0 गिग्स होती है, राइट. ओके, जब तुम जोमेटो और वैले वगैरह देखते हो, जोमेटो का वैले आ रहा है तुम्हारे घर पे वो सामान पकड़ाने के लिए, तो ये इकोनॉमीज का स्केल अप हो गया है इंडस्ट्री. क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया. अब तो बहुत बड़े लेवल पे सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री है ये, जिसमें आपके घर तक राइड्स पहुंचा रहे हैं. इसमें अलग अलग जॉब्स दे रखी है, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा रखा है किसी ने. तो इतने नए नए लेवल के स्टार्टअप्स आ गए पोस्ट पैंडेमिक, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्टअप्स के तुम्हारे घर तक रीच बढ़ाने के लिए टेम्पररी जॉब्स के टाइम कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही शुरू कर देते हैं. इनकी सिक्योरिटी क्या है? नोबडी नोज, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है. नोबडी नोज व्हाट इज द फ्यूचर, बट लोग काम किए जा रहे हैं. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के जमाने में 10,000 रुपए अगर तुमको स्विगी वाला दे रहा है अपने घर तक सामान पहुंचाने के लिए, और तुम्हारा पैशन भी है बाइक राइडिंग, तो तुम्हारे लिए ठीक है वो. मतलब घर वालों का काम चल जाता है उससे. वो बात अलग है कि उसमें बहुत याद रखना एक्सप्लॉइटेशन भी है. बाइक तुम्हारी है तो मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा नहीं मिलता है, पेट्रोल का खर्चा थोड़ा बहुत ही दे देते हैं. सब कुछ दुनिया की वो फील्ड वर्क है पूरा, घूम घूम के तुमको काम करना है. और इसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी, गिग कितने कंप्लीट हुए उस बेसिस पे तुम्हारा ग्रोथ. ठीक है, तो तुम उस पर लिखा हुआ आता है कि नहीं स्विगी जोमेटो पे कि इसने 500 डिलीवरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ. तो हम उस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है कि अच्छा हाँ, फिर तो सही बंदा आ रहा है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. A new report forecasting that India can create million more jobs over the upcoming years in gig economy underscores a fundamental shift in the nature of work. वर्क के नेचर में शिफ्ट मारा है इस इकोनॉमी ने. स्पेशली ये इंडिया की बात कर रहे हैं कि नहीं? यस, मोर देन मिलियन जॉब्स इन्होंने क्रिएट करी है. फाइन, मुझे बताओ फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इतना इशारा दे चुकी है तुमको कि हम किस तरफ जाने वाले हैं. पूरी इकोनॉमी, वर्किंग इकोनॉमी चेंज होने वाली है, लेबर मार्केट चेंज होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस्ड है हमारा. तो बताओ पैराग्राफ के क्वेश्चंस किस किस बारे में पूछ रहे हैं, ये भी स्कैन मार लेते हैं. 26 पूछ रहा था, रिपोर्ट बाय बॉस्टन एंड कंसल्टिंग ग्रुप डैश प्रिडिक्ट करता है. ये तो कॉमन हो गया. तो जब 3 वर्ड प्रिडिक्ट कॉमन कर रहा है तो ऑब्वियसली तुमको रिपोर्ट का रिजल्ट बताना है. सही है कि नहीं? प्रिडिक्ट करने वाली कोई चीज बतानी है, डैश डैश डैश, राइट. नेक्स्ट बताओ. 27 पूछ रहा था, विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एज अ कॉशन बाय द ऑथर. कॉशन मतलब कोई वार्निंग. तो ऑथर क्या वार्निंग दे रहा है आपको? गिग इकोनॉमी में सिस्टम चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियसली ऑथर उसके रिलेटेड वार्निंग देगा कि भाई गिग इकोनॉमी में अगर फायदे हैं तो ये नुकसान भी है. और सुनो, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी. ठीक है, कौन सबसे बढ़िया डिस्क्राइब करता है ये भी समझ में आना पड़ेगा आपको. और टोन ऑफ द पैसेज क्या है? तो बताओ 28 तो गिग इकोनॉमी को समझने वालों के लिए है, और 29 सीधा टोन पे पूछ रहा है कि राइटिंग स्टाइल क्या है. ठीक है, और 30 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम अ कंसर्न रिलेटेड टू गिग इकोनॉमी. अब कंसर्न में भी कोई ना कोई एक हॉलिस्टिक वर्ड चाहिए आपको जो उसका गिग इकोनॉमी का इशू समझाए. कंसर्न मतलब कोई इशू होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, राइट. अब पढ़ो ऊपर. तो अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ा हो तो ओवरऑल समझाता हूं, तुमको रीडिंग करने से समझ में आ जाएगा डीप जाने से पहले. ये जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ गिग इकोनॉमी. And the second paragraph you must have realized while reading the passage talks about negative side and balanced side, both of them. How do you come to that conclusion? Reading करते करते बात करते हैं. पर अगर मेरी ये बात तुमको समझ में आई हो तो टोन पता लग चुका है. ना तो हम प्योर नेगेटिव हैं,
ना हम प्योर पॉजिटिव हैं, हम लोग बैलेंस टोन की बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में आपको उसके होप्स पे फोकस करवाया गया है। देखो कि आप फ्यूचर में इसको और अच्छा बना सको, इस चीज के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, राइट? तो अब बताओ, स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट लाइन तो क्लियर है ना? गिग इकोनॉमी का मिलियन मोर जॉब्स क्रिएट हुआ है, नेचर ऑफ वर्क शिफ्ट हो गया है। While automation swept through factory floors and BPOs reduced manpower, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड पेंडेमिक में बीपीओज रिड्यूस कर चुके थे अपनी मैन पावर और फैक्ट्री वर्कर्स भी बंद हो गए थे, तो क्या हुआ? ई कॉमर्स, राइड हेलिंग एंड फूड डिलीवरी एप्स बढ़ गए। करेक्ट? और क्या ये वही वाले ऐप जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था? राइड हेलिंग मतलब समझ गए, रैपिडो वगैरह, ओला, रैपिडो एंड उबर, ठीक है। ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बढ़ गए, और फूड डिलीवरी एप्स जोमेटो, स्विगी बढ़ गए, ठीक है। स्ट्रीमिंग मीडिया एंड फिनटेक हैव क्रिएटेड लैक्स ऑफ टेम्पररी जॉब्स इन सर्विस सेक्टर। इस सर्विस सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स बढ़ गई है। प्लस ऑल्दो द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ अकॉर्डेड बाय सच बिग्स। अब होता क्या है, ज्यूरी का मतलब यहाँ पे कोर्ट, कोर्ट ने अभी तक कोई इस पे डिसीजन नहीं दिया है कि इनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी होगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अकॉर्डेड टू सच, अकॉर्डिंग टू मतलब provided to, you can say, इस सेंटेंस में provided to such gigs and the social security benefits they accord। अब accord का वैसे मतलब होता है link, क्योंकि cord का मतलब बता रखा है मैंने आपको, cord means link, discord is dispute, तो accord is linked with it। तो अब बताओ इसमें एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? तो फिफ्थ लाइन में इसका मेन इशू बताया इन्होंने कि अगर गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो दो चीजों पे हाईलाइट करना पड़ेगा। एक तो सोशल सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, दूसरा इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा। अंडरलाइन करो उसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल सिक्योरिटी पर हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना। रिकॉल दैट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स स्टार्टेड मच अर्लियर। ये रिकॉल करना पड़ेगा आपको कि इनका इनफॉर्मलाइजेशन तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब, फॉर्मलाइजेशन तो क्या होता है उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इनफॉर्मलाइजेशन मतलब उनका एग्जीक्यूशन। क्या इनका एग्जीक्यूशन बहुत पहले शुरू हो चुका है? प्री कोविड ये एग्जिस्ट करते थे या नहीं? अमेजन, फ्लिपकार्ट नहीं थे प्री कोविड? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सॉरी, इसके आगे कहां गया? हाँ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स तो बहुत पहले शुरू हो चुके हैं। द रिपोर्ट बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड माइकल सुजैन, आया वो क्वेश्चन, है ना। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रिडिक्ट्स दैट 90 मिलियन फ्लैक्सीन गिग जॉब्स इन अ डिकेड फ्रॉम 8 मिलियन नाउ। 90 मिलियन जॉब्स हो जाएगी, अभी कितनी है? 8 मिलियन। contributing transactions valued at more than 250 billion and an additional 1.25% of India's GDP। 1.25% GDP बढ़ाएंगे ये लोग, ठीक है, और 250 बिलियन जोड़ेंगे हमारे इकोनॉमी में। बताओ पॉजिटिव साइड है कि नहीं? और सुनो, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशंस आर हार्ड टू प्रिडिक्ट, बात तो सही है। टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशंस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अ डिकेड अगो फ्यू इफ एनी हैड डिवाइन्ड दीज न्यू जॉब्स। ये बात सही है कि टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन से किसी को नहीं पता था कि ऐसी जॉब्स आने वाली है, लेकिन एक 10 साल पहले की कोई बात होगी कि somebody divined these, divined मतलब क्लियर हुआ ना, उन्होंने स्टार्ट किया। इस सेंटेंस में डिवाइन का मतलब क्या हो रहा है? स्टार्टेड दीज न्यू जॉब्स, somebody, ठीक है। एक्सेप्टिंग चेंज एज द सोल कांस्टेंट। सिर्फ चेंज को तुम अगर एक्सेप्ट करोगे, उस कांस्टेंट में याद रखना चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ, अगर तुम बोलते हो तो बोलो एक्सेप्टिंग चेंज एज द सोल कांस्टेंट। समझ में आया क्या? चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ, यही तो है सोल कांस्टेंट, ये तो होगा ही होगा। तो अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो, इट इज इक्वली क्रिटिकल टू क्रिएट द सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दैट कैन सपोर्ट सच जॉब्स। मान ली आपकी बात कि इकोनॉमिकली, फंडामेंटली और टेक्नोलॉजिकली इन जॉब्स को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चेंज इज रूल ऑफ लाइफ। पर क्या आप इस बात से नहीं मानोगे कि इसका एक सोशल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो सपोर्ट कर सके इन जॉब्स को, क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। बताओ, कंपनीज जब चाहे जब हायर करेगी, जब चाहे जब फायर करेगी, यस और नो। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा नहीं होता। सिक्योरिटी के नाम पे ये लोग 50,000 रुपीज भी ऐसे ले लेते हैं, सुना है मैंने। और एग्जैक्टली इनके पास टारगेट्स होते हैं फुलफिल करने के लिए। तो एक दिन में तुमने जितने ऑर्डर्स को पहुंचाया उतना तुम्हारा पेमेंट बन जाता है। ऐसी भी जॉब्स है इसमें। अब सोचो पूरे दिन कोई पेमेंट ही नहीं आया, तो कोई डिलीवरी नहीं आई, तो क्या सिक्योरिटी? भूखा सोएगा रात को? आया समझ? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ क्या? मतलब इसके तारीफें भी है पर इश्यूज भी है। अब पढ़ो इसका सेकंड पैराग्राफ। एक्सपेक्टिंग स्टार्टअप्स फ्यूल्ड बाय वेंचर कैपिटल प्रेजेंटली अनप्रॉफिटेबल टू ट्रीट गिग वर्कर्स एज रेगुलर एम्प्लॉइज इजंट प्रैक्टिकल।
ये लाइन जिसको समझ में आ गई उसको एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, बहुत डायरेक्टली मिलेगा। ये लाइन समझाओ, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन समझाओ। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा किसी को समझ में? बोलो। हम्म करेक्ट। एक्सपेक्टिंग दैट ये स्टार्टअप्स जो नए नए खुल रहे हैं वो वेंचर कैपिटल ऑफ प्रेजेंटली अनप्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स हैं, वो आपके गिग वर्कर्स को रेगुलर कर देंगे, तुम ऐसा फ्रेमवर्क चाह रहे हो, तो ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। वो कैसे करेंगे? क्योंकि वो खुद बेचारे वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडेड है, और वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो रिस्की कैपिटल वाले होते हैं। उनको पता है अगर ये ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया इन्होंने तो हटा देंगे, पैसा बंद तो इनकी नौकरी बंद। अब बताओ, सच मूव्स कुड impede, such moves could impede innovation and investment। impede क्या मतलब? स्टॉप, है ना? डिक्लाइन, ऑब्स्ट्रक्ट। ये कह रहा है कि अगर आपने उनको रेगुलर कर दिया, सच मूव्स मतलब कौन से मूव्स? रेगुलरिंग देम, रेगुलराइजिंग देम। अगर आपने उनको रेगुलराइज कर दिया ना, उनके ऊपर सिंपैथी दिखाते हुए, तो आपके इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट्स बंद हो जाएंगे, यस और नो? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं इनको स्टार्ट करके। अगर सक्सेसफुल होता है तो रेगुलर करेंगे, ये अनप्रॉफिटेबल होंगे तब कैसे रेगुलर कर देंगे? तो बात बहुत सही है इनकी कि अगर इन्होंने इसको रेगुलर कर दिया तो क्या होगा? इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इंपीड होगा कि नहीं होगा? इनोवेशन होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग डरेंगे कि अरे रेगुलर लोगों को बाहर कैसे निकालें। अभी तो टेम्पररी है, कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, कंपनी बंद हो सकती है और नया स्टार्टअप लॉन्च हो सकता है, यस और नो? आगे देखो। But if central and state governments could deliver in areas like public health, education, insurance, and food security, anxieties generated by unsteady, irregular employment can be managed better। अगर गवर्नमेंट इनका ध्यान रखे, किनका? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस एंड फूड सिक्योरिटी, और एंग्जाइटीज जनरेटेड होती है ना, कभी कभी चिंता हो जाती है कि अब मेरा क्या होगा, इन सबका अगर गवर्नमेंट ध्यान रखे तो अनस्टेडी और इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट को भी मच बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आगे देखो। Last year's nationwide lockdown, when the suddenly unemployed migrant workers panicked and bolted, untrusting the promises of government to care for them, served out this lesson in poignant detail। Poignant मतलब P से poignant, P से painful, लिखो पेनफुल डिटेल। लास्ट ईयर का नेशन वाइड लॉकडाउन जब हुआ था तो क्या माइग्रेंट वर्कर्स पैनिक नहीं हुए थे कि वो लोग सिटी में, टेम्पररी सिटीज में, फैक्ट्रीज में जॉब करते थे? लॉकडाउन हुआ, पैनिक हुए, बॉल्टेड मतलब लेफ्ट ऑफ, दे लेफ्ट ऑफ द सिटीज एज वेल। और ये सब उनके लिए काफी था कि गवर्नमेंट भी उनका ध्यान नहीं रखती, क्योंकि उनका ध्यान रखती तो एक महीने के अंदर उनको बहुत अच्छे से राशि वाशा पहुंचाती, पर नहीं पहुंचा पाए। फाइनली दे हैड टू मूव टू देयर होम्स अगेन। व्हाट हैपेंड वाज इज अ गुड लेसन इन पॉइग्नेट डिटेल। ये समझ में आया क्या? ना तो कंपनीज उनका ध्यान रख सकती है, ना गवर्नमेंट उनका ध्यान रख सकती है। गवर्नमेंट की भी मंशा आप सबको पता ही है कि कितना ध्यान रखती है। तो ये कह रहा है, एक टॉन्ट मार रहा है बेसिकली, राइट? द गिग इकोनॉमी डज प्रॉमिस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंप्रूव्ड चॉइसेस फॉर मेनी वुमेन एंड पार्ट टाइम वर्कर्स। ये बात सही है कि गिग इकोनॉमी बहुत सारे वर्कर्स एंड वुमेन के लिए एसेट है। बताओ क्यों? घर बैठे बैठे काम हो सकता है। आ रहा है ना आजकल नौकरियों का बहुत सारा कि एसएमएस भेजकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करो। विमेन इन हाउसवाइफ्स कैन आल्सो डू दैट। तो ये उन लोगों के लिए तो अच्छा है कि नहीं है? फ्लेक्सिबल है, और इंप्रूव चॉइसेस फॉर विमेन भी अच्छा है, पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए भी अच्छा है, जो अलग अलग नौकरियों पे काम करना चाहते हैं, सुबह सुबह हॉकर बन जाते हैं, फिर जोमेटो वाले बन जाते हैं। समझ मेरी बात? तो पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए भी अच्छा है। तो डोंट यू थिंक आप होप भी दिखा रहे हैं और होपलेस भी हो रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। आगे देखो। एवरी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन टिल डेट हैज इफेस्ड सम जॉब्स। इफेस्ड का मतलब लिखो ई फॉर इफेस्ड, ई फॉर इरेज्ड, याद रहेगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने क्या आज तक जॉब्स खाई नहीं है? कभी खाई है? तो क्या कोई नई बात हो गई अगर ये स्टार्टअप्स की टेम्पररी जॉब्स को खा जाए? कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको रेगुलर करने के लिए इतने इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्रिएटेड प्लेंटीफुल अदर्स। तो अगर इनकी जॉब जाएगी तो नहीं आएगी,
टेक्नोलॉजी में तो ऐसा ही होता है। आगे देखो, देयर इज रूम फॉर ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होप। होप का रूप तो है, क्या रूम है होप का? दैट इन अ रैपिडली इमर्जिंग टेक मीडिएटेड वर्ल्ड बट ओनली अपॉन स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको ये इमर्जिंग टेक मीडिएटेड वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है तो होप क्या है बताओ? ओनली अपॉन स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट, सिर्फ यही होप है कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो इस होप पे आगे बढ़ेगा। ओनली अपॉन को अंडरलाइन कर लेना कि स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आया क्या? ये बात तो सही है कि भाई कंपनी वाले इतना कर रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट को इनकी सिक्योरिटी मतलब इनके लिए लोन स्कीम इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज, इनके लिए जीवन बीमा वगैरह खोलने पड़ेंगे। खुला ना पीएम जीवन बीमा वाला, 12 रुपए के आपको इंश्योरेंस मिल रहे हैं, 30 रुपए के 300 रुपए के इंश्योरेंस मिल रहे हैं। वो क्या है कि भाई टेम्पररी तुम काम करो तो कम से कम इंश्योरेंस तो तुम सस्ता करवा लो। आया क्या? अब पढ़ो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26, क्या आंसर होगा? वो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है? कम ऑन, मैसिव राइज इन गिग जॉब्स। गिग जॉब्स की राइज तो बहुत ज्यादा है, बात तो सही है। क्या वो ये भी प्रिडिक्ट करती है कि फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है नेचर ऑफ वर्क? बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है नेचर ऑफ वर्क में, कौन सा शिफ्ट और कौन सा वर्क वो लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। एक बात बताओ, ओवरऑल बता रहा है बी, स्पेसिफिक कौन है? ए। इस क्वेश्चन में आपको रिपोर्ट का स्पेसिफिक डिटेल अगर दे रहा हूं मैं, तो आप उस पर क्यों जा रहे हो जो नेचर ऑफ वर्क की शिफ्टिंग है? शिफ्टिंग तो हमने कमेंट किया था, ऑथर ने कमेंट किया था। बताओ, रिपोर्ट ने ये नहीं कमेंट किया था, रिपोर्ट ने तो सिर्फ डेटा दिया। तो रिपोर्ट के लिए आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ए और बी में कंपैरिजन समझ में आया? सी बताओ, क्या मैसिव राइज हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमी में? सिर्फ इंडिया जीडीपी, तो गलत हो गया ना। जब सी साफ ही गलत लग रहा है तो ऑल ऑफ दीज तो देखना ही नहीं है तुमको। वैसे भी सी गलत है तो डी भी गलत है, तो आंसर ए और बी में से बताओ आप। ए। आया क्या? किया था किसी ने ए मुझसे पहले? तीनों ने अभी किया? अच्छा, तो अभी मेरे से पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 27, कम ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या हो सकता है ऑथर की तरफ से? मार्क योर आंसर। वापस पढ़ा देंगे, बहुत प्यारी एक दो क्लास लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन के लिए क्या इन्फर कर सकते हो? टेल मी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एंजाइटीज ऑफ गिग वर्कर्स। बताओ, ये वार्निंग है या एडवाइस है? देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन वार्निंग। वार्निंग नेगेटिव साइड होती है, ये तो पॉजिटिव साइड है कि गवर्नमेंट को उनका हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? पॉजिटिव लगाओ इसके आगे, तो एडवाइस है माय डियर। दिस इज एडवाइस, वी आर लुकिंग फॉर वार्निंग। तो प्लीज टेल मी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन के नंबर पे बी वाला कैसा लग रहा है? एक्सपेक्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ गिग वर्कर्स एज रेगुलर एम्प्लॉइज कुड इम्पीड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट। इनोवेशन कहीं रुक ना जाए अगर आप इनको रेगुलर कर दो तो। ये है कि नहीं है एक क्वेश्चन? क्या ये वैसा नहीं हो गया वो वीकन और स्ट्रेंथन वाला आंसर? क्योंकि ये वीकन कर रहा है हमारे मेन थॉट को, राइट? अगर आपने इनको रेगुलर कर दिया तो इनोवेशन बंद हो जाएगा। तो बात तो ये सही कह रहा है, नेगेटिव साइड भी है। और क्या ये वार्निंग है? बिल्कुल वार्निंग है। ये अभी टिक नहीं करेंगे, देखते हैं सी क्या लिख रखा है। इफ एजुकेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इज नॉट स्ट्रेंथन गिग इकोनॉमी विल फेल। अगर हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़े गिग इकोनॉमी फेल हो जाएगी। लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, ऑप्टिमिज्म से बात शुरू हुई थी। ये होप करते हैं कि ये सक्सेसफुल होगी अगर क्या सही होगा? हेल्थ और एजुकेशन। पर अगर हेल्थ और एजुकेशन नहीं होगा तो ये पक्का फेल हो जाएगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? हो सकता है ये बुरा होगा या फिर चलेगा नहीं, स्ट्रगल करेगा, ट्रू, फेल हो जाएगा। ये एक्सट्रीम नहीं हो गया थोड़ा सा? क्योंकि अगर आपको बी और सी में दोनों वार्निंग लग रही है तो बड़ी वार्निंग और सबसे रेलेवेंट वार्निंग किसमें? बी में, जो लिखी हुई भी आई थी और सी वाला लिखा हुआ नहीं आया था। वो होपफुल सेंस में आया था ओनली दैट के साथ, बस। अब बताओ डी क्या है? इट्स क्रिटिकल टू क्रिएट सोशो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये क्रिटिकल मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिटिकल मतलब इट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस चीज है। सीरियस क्या है कि उनका सोशो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनना चाहिए। ये तो एडवाइस हुई ना, वार्निंग कहां हुआ? तो अगर आपको वार्निंग चाहिए तो नेगेटिव आंसर्स में तो सिर्फ बी और सी बैठ रहे हैं। द बेटर आंसर इज बी। बैठ रहा है क्या?
क्वेश्चन नंबर 28 क्या डिस्क्राइब करता है गिग इकोनॉमी को? इनफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी विद स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म फ्रीलांस लेबर मार्केट। बोलो। एक तो अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है जिसमें शॉर्ट टर्म और फ्रीलांस लेबर मार्केट होता है। बात तो ठीक लग रही है। और पढ़ो। ये इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता फंडामेंटल शिफ्ट इन द नेचर ऑफ। बिल्कुल नहीं। कोई फंडामेंटल शिफ्ट थोड़ी रिप्रेजेंट करता है उसको। हटाओ। इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाय स्टार्टअप्स फ्यूल्ड बाय वेंचर कैपिटल। हाउ डू यू थिंक इट इज बेटर और वर्स? टेल मी कशिश। सी और ए? व्हाई? क्या स्टार्टअप्स की बात नहीं हुई थी? गिग इकोनॉमी में स्टार्टअप्स की बात हुई थी पर लेबर की बात ज्यादा हुई थी। तो टेल मी वन थिंग, स्टार्टअप्स का इकोनॉमी नहीं है गिग इकोनॉमी। स्टार्टअप्स अपना काम जिनसे करवा रहा है वो है गिग इकोनॉमी। यस और नो? तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेटीएम, वी आर टॉकिंग अबाउट जोमेटो। यस और नो? स्टार्टअप तो पेटीएम भी है पर बात हो रही है जोमेटो की। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए ऑप्शन। आया क्या? वर्कर्स की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात नहीं हो रही है ना। टेल मी ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि बी ही गलत था। हाँ लेकिन सेकंड चॉइस लेनी है तो तुम सेकंड सी ऑप्शन पे। हम लोग हर क्वेश्चन में ध्यान रखना सेकंड चॉइस लगा रहे हैं। तुमको कंपैरिजन होना चाहिए कि दोनों अच्छे थे पर ये बेटर था। ये वाला कंपैरिजन होता है बेस्ट आंसर। राइट? व्हाट इज द 29th आंसर प्लीज? टोन ऑफ द पैसेजेस। सिनिकल। सिनिकल क्या होता है? स्केप्टिक होता है ना, बहुत ज्यादा डाउटफुल होता है, नेगेटिव होता है, बेसिकली नेगेटिव थिंकर। राइट? स्केप्टिक लिख लो, SCEPTIC। स्केप्टिक। स्केप्टिक डाउटफुल होता है। ठीक है ना? क्या हम लोग डाउटफुल है या होपफुल है? होपफुल है। तो क्रिटिकल वाला क्या कह रहा है? क्रिटिकल भी डाउटफुल ही होता है। क्रिटिकल के आगे लिख लेना डाउटिंग कैरेक्टर का होता है। स्कॉर्नफुल का मीनिंग लिखो मॉकिंग कैरेक्टर का होता है। कौन सा? मॉकिंग। टीजिंग कैरेक्टर का नहीं होता। टीजिंग और मॉकिंग उसको कहते हैं अपन स्कॉर्नफुल। तो आंसर क्या हो गया अपना? सैंग्विन। दैट इज होपफुल। सैंग्विन का मतलब बताओ। बताओ ये टोन ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन वोकैबुलरी का लग रहा है कि नहीं? तो एक्चुअली टोन पे जब क्वेश्चन आता है तो वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। राइट? जब हम टोन्स पढ़ेंगे ना, अलग से क्लास लगा देते हैं इसकी, तो उसमें वोकैबुलरी बहुत होगी, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एज अ कंसर्न अबाउट गिग इकोनॉमी? ये तुम बताओ क्या कंसर्न हो सकता है हमारा? लैक ऑफ एजुकेशन हेल्थ कंसर्न तो है, लेकिन इसका लैक या इसका कंपल्सरी नेचर, मतलब इसकी नेसेसिटी हमारा कंसर्न है या इसका लैकिंग कंसर्न है? नेसेसिटी। देखो है, ऐसा नहीं है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। लैक का मतलब तो है ही नहीं। हम कह रहे हैं हाँ, लैक का मतलब जीरो, याद रखना। लैकिंग ऑफ समथिंग इज डिवाइड ऑफ इट। लिख लो। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि यू लैक आईक्यू मतलब तुम्हारा लो आईक्यू है। नहीं, यू लैक आईक्यू मतलब जीरो आईक्यू। आईक्यू है ही नहीं। लिख लो। ठीक है? अब मुझे बताओ टेम्पररी नेचर ऑफ वर्क, क्या ये कंसर्न नहीं है? बिल्कुल है। और क्या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? ये भी है। इनफैक्ट चेक करें तो एबीसी तीनों ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। व्हाट टू डू? अगर तीनों नहीं लग रहे हैं तो तीनों में से बेस्ट जो लग रहा है वो ओवरऑल जिसको इंक्लूड कर रहा है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सबसे पहले फोर्थ फिफ्थ लाइन में आ गए थे। ये नहीं होता तो हम जाते किस पे? टेम्पररी नेचर ऑफ वर्क पे। फिर थर्ड ऑप्शन ए ऑप्शन। आया क्या? ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन। भाग जाओ तुम सब, जल्दी जाओ। बाय। थैंक यू एवरीवन।